नमस्कार, आदाब। मैं प्रमोद पाहवा फोर्थ व्यू के लिए आज आपके सामने फिर चर्चा में हैं और आज चर्चा में हम तकलीफ दे रहे हैं वाहिद नसीम साहब को, जो खासकर जाने जाते हैं अपनी पेशेंट गोइयों के लिए, क्योंकि आज जो चल रहा है और जो हो रहा है इसकी चर्चाएं काफी समय से थी और फोर टीवी न्यूज पर भी इसके बारे में 4 साल 5 साल पहले भी कोई मुबाहिसा प्रोग्राम में और कई कार्यक्रमों में ऐसा चला गया। फिलहाल हम सबका ध्यान सिर्फ साउथ चाइना सी, भारत का हमारा लद्दाख और चीन का हमारे सीमाओं में अतिक्रमण, जिसको प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हुआ है, कुछ नहीं कहते हैं। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच में वाहिद नसीम साहब से कुछ जानकारी लेनी है कि वो क्या कहना चाहते हैं और इस संबंध में वो क्या कहेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे अपने कुछ दर्शकों के सवालात लेने की कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। फिलहाल जैसा कि लग रहा है एक बहुत कंट्रोवर्शियल सी, एक विरोधाभासी स्थिति कायम हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो जहां जैसा सोचा जा रहा, बताया जा रहा था कि विश्व युद्ध होने के चांस हैं, एक बहुत बड़े युद्ध की हम आगाज पर खड़े हैं और उस युद्ध का प्रारंभ कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने बेड़े भेजकर किया है, जिसमें साउथ चाइना सी और खासकर उसके नीचे के जो देश हैं, एशियान के देश, वियतनाम, ताइवान, वहां अपने बेड़े लगाए हैं। सबसे बड़ा बेड़ा उसका रोनाल्ड रीगन भी वहां आया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वहां के जो रक्षा मंत्री हैं माइक पॉम्पियो, कल उनके 2 ट्वीट आए और दोनों ट्वीट एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल थे, एक दूसरे के विरोधाभासी थे। एक ट्वीट में वो कहते हैं कि हम शांति की उम्मीद रखते हैं और हम शांति की राह पर चलने के लिए एशियान दोस्तों के साथ चलेंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम किसी भी स्थिति में एशियान दोस्तों के साथ हैं और हम हरदम चीन का अवैध रूप से साउथ चाइना सी पर कब्जा और उसके द्वारा किए गए युद्ध अभ्यास का विरोध करते हैं। तो वाहिद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यही जानना चाहूंगा कि ये विरोधाभास क्यों एकदम आ गया ऐसा? नहीं, कहाँ कौन सा विरोधाभास आ गया है? मुझे तो एक तरफ कहीं तो विरोधाभास नहीं लग रहा है। एक तरफ तो अमेरिका अपने बेड़े भेज रहा है, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि चीन की मजम्मत कर रहा है, आप समझे, और दूसरी तरफ माइक पॉम्पियो एक ही साथ 2 ट्वीट कर रहा है। एक ट्वीट में वो शांति की कामना भी करता है और दूसरे ट्वीट में वो इनडायरेक्टली धमकी भी देता है चीन को कि अमेरिका प्रत्येक परिस्थिति में अपने एशियान दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है। देखिए देखिए, जो आपको लग रहा है कि ये विरोधाभासी है, आप माहिर हैं, कम से कम विदेश नीतियों के जानकार हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कभी भी एक जो एक असंतुलित बातें हैं वो नहीं की जाती हैं। हमेशा यही किया जाता है कि आप जो है एक तरफ शांति की बात करते हैं, उसमें छुपा के एक डिप्लोमेटिक संदेश देते हैं। जो आपका मोमेंट है वो चलता रहता है, जो आपकी नीति है, कूटनीति है, रणनीति है, उनमें तो कभी कोई रुकाव नहीं आता है। तो बहरहाल ये कि आप ने जिक्र किया कि हमने मुबाहिशा में भी किया, मेरे पेज पर आर्टिकल्स भी हैं, तो एक रणनीति है जिस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि उसके तहत ये अग्रेसिव मामलात जो हैं वो होने हैं, तो वो हो रहे हैं। इसमें मुझे तो कहीं कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। अलबत्ता अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि माइक पोम्पियो जो है वो कुछ इस तरह का बयान देगा कि भाई आप बम छुड़ा दो, भला कर दो, वो एक देश का वो की नीति को हैंडल करते हैं। तो जिस तरह देखिए, अगर आप चीन की भाषा सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तैयारियां चल रही हैं, हर तरह जो उनकी अपनी कोशिशें हैं वो चल रही हैं, मगर जो भाषा है वो संतुलित है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस या आसियान, चाहे वो ताइवान को ही आप क्यों ना ले लें, भाषाएं सबकी संतुलित हैं। क्योंकि यहाँ जब कोई सीरियसली कुछ करना होता है तो
भाषाओं का ख्याल रखते हुए एक गुंजाइश रखी जाती है कि किसी भी वक्त हम डिप्लोमेसी की टेबल पर आकर बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध का जो आखिरी हल है वो टेबल पर ही निकलता है और निकलता आया है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं आज के संदर्भ में पूछ रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट अपने संदर्भ में भी सबसे ज्यादा मेरे अपने हितों को है, अपने भारत के हितों को है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। कल उसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। उस आर्टिकल में उसने दोनों तरफ की बात की है, जिस पर जैसे विरोधाभासी और कंट्रोवर्शियल यहाँ की है बात पोम्पियो ने, ऐसी ही बात उसमें की है। लेकिन उसमें एक हैरानी की बात यह है कि भारत का कहीं नाम नहीं लिया गया, जबकि कहा यह जा रहा है कि हम अमेरिका की नीतियों का या अमेरिका के सुविधाओं को, अमेरिका के हितों का ध्यान रखने के लिए हम उसके अलंबरदार बन के सबसे आगे बढ़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हमें फंसा के खुद पीछे छट जाए, क्योंकि इस सारे के सारे सिनेरियो में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि हम विस्तारवाद को स्वीकार नहीं करते, हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं भी वियतनाम का कोई बयान नहीं आया, ताइवान का कोई बयान नहीं आया, उन लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। तो ऐसा क्या समझा नहीं जाए? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा रीड कीजिए। देखिए, ताइवान के साथ ओशियान की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद ओशियान जो है वो अपनी जो रणनीति है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, वो बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तमाम खित्ता जो है वो दबाव महसूस करता है चाइना का। चाहे इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका ब्रुनाई, वियतनाम, फिलीपाइंस, जापान, ये तमाम इलाके जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये तो कहूँगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया पर तो कोई दबाव नहीं होता है, मगर ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हैं कि वो ब्रिटेन और अमेरिका का एक गहरा सहयोगी है और यहाँ वो एक रणनीतिक पार्टनर है, इसमें भी आप कोई दो राय नहीं है। यहाँ मसला सिर्फ ये होता है जनाब कि ये जो खित्ते में छोटे-छोटे देश हैं, जो बहुत बड़ी ताकत है नहीं, कोई चाइना के सामने खड़ा होने की इनमें से किसी की भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप जापान और भारत को छोड़ दें, तो बाकी जो देश जिनके भी हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो या कुछ ब्रुनोई हो या इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है वियतनाम, फिलीपाइंस, ये सब एक ऐसे कंट्री हैं जो चाइना को फौजी स्तर पर मिलकर भी टक्कर नहीं दे सकते, बशर्ते कि चाइना ये इसी खित्ते में पड़ते हैं। अगर यहाँ पर इस इलाके में ये आप आज जानते हैं कि अगर चीन की जो पकड़ है वो मजबूत तरीन हो जाती है, तो इस समंदर पर जो है वो अपने मनचाहा व्यवहार करेगा। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और भी है। देखिए, यहाँ इस खित्ते में बहुत सारे समंदर के अंदर तेल के और दूसरे ज़खायर मौजूद हैं। इसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स भी मतलब रेत में पाए जाते हैं, मटेरियल जो जिन्हें आप खनिज कह सकते हैं, जिनसे आज की तारीख में बैटरियाँ बनाई जा रही हैं, फ़ोन्स बनाए जा रहे हैं, सिलिकॉन्स बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इस तरह का मटेरियल इन समंदरों में मौजूद है। और यहाँ अगली लड़ाई जो है वो इस बर्शव की है कि भाई आप चीन को अकेले उसके संरक्षण में उसकी कॉलोनी की तरह आ जाते हैं या अपने खुद मुख्तार रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर देश खुद मुख्तार रहना चाहेगा, मगर सवाल ये है कि क्या रह सकेगा? ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बयान जो है वो जारी किया गया है चीन की तरफ से। चीन ने बहुत एक डिप्लोमेट, जैसे आपने कहा पोम्पियो ने बयान दिया, ठीक वैसे ही जो एक आर्टिकल ग्लोबल टाइम में लिखा है उसमें ये लिखा है कि क्या ब्रिटेन फिर से चीन के साथ अफीम युद्ध लड़ना चाहता है, दोहराना चाहता है। तो मतलब इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? अफीम युद्ध, आप पता नहीं किसे कितना याद होगा, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में चीन के साथ ब्रिटेन की जो लाल सेना, जो भारत की कंपनी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, वो अफीम युद्ध में एक बहुत बड़ा जो है खून कचर हुआ था। अफीम युद्ध के बाद मेरा एक प्रोग्राम था पोर्टव्यू का ही, जो मौजूद है शायद इसी अकाउंट में, तो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया था कि अफीम युद्ध के बाद
जो एक खानदान जो रूथ चाइल्ड परिवार है उसी का रिश्तेदार ससुन खानदान आज भी शंघाई में अपना एम्पायर रखता है और उनका ड्रग्स पर पूरी दुनिया में कारोबार है। वो एक अलग मैटर है। पर यहाँ वो जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को लेकर उसकी पुनर्वृत्ति को जो अगर डिफाइन करता है, वह बीच में एक सॉफ्ट लैंग्वेज में ये भी कहता है चीन के, देखिए आप ऐसा कीजिएगा कि आपको अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। अगर आप अमेरिका की कॉलोनी जैसा व्यवहार करोगे कि अपनी वफादारी अमेरिका के साथ इस वक्त दिखाना चाहोगे, तो आपकी जो संप्रभुता है, जो एक रॉयल आपकी पहचान है, वो गायब हो जाएगी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि चीन जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, निकलने के लिए पूरी तैयारी भी है, हो भी चुका है, बहुत सारी चीजें बची हैं, बहुत सारी हो रही है। ये जो मामलात है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि चीन का अपना भी मानना है कि ब्रिटेन जो है वो चीन के साथ आगे व्यापार को लेकर चलेगा। मगर यहाँ मैं बहुत दिनों से लगातार मैं छोटी छोटी बातों में चर्चा करता रहा हूँ कि अमेरिका की तरफ से जो है वो ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा है। ब्रिटेन जो है वो कई बार उसके, बल्कि प्रधानमंत्री तक ने यह बयान दिया है कि अमेरिका जिस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहा है, इससे हमारी संप्रभुता को आंच पहुंचती है, हमें क्लोनी जैसा व्यवहार जो है अमेरिका कर रहा है। तो वही बात चीन ने आज दोहराई है। देखिए दुनिया के सिनेरियो कैसे बदलते हैं, क्योंकि यहाँ अलबत्ता आपका जो मुद्दा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता हूँ वहां भी ओशियान में भी। तो यहाँ ये इस पर भी हम फिर चर्चा करेंगे कि ये क्या किस हालात में पहुंचता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो जिस खित्ते की आप बात कर रहे हैं, तनाव बढ़ चुका है, तनाव बढ़ेगा। और आप अगर ये मानते हैं कि यहाँ से चीन जो है अमेरिका वो भारत को मतलब आगे कर रहा है या ऐसा कुछ, देखिए इसके बारे में 4 नवंबर 2015 में मेरा एक आर्टिकल लिखा हुआ मेरे पेज पर पड़ा है। उसमें जो कुछ मैंने लिखा था, कौन से जहाज होंगे, कौन से बेड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ नहीं खड़े होंगे, कहाँ, उसमें मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अगर आज उन शब्दों को दोहराऊंगा तो ठीक नहीं होगा, नाज़रीन उसको शौक से पढ़ सकते हैं। अलबत्ता वो 5 साल पहले की कहानी है, तो और आज आपके सामने वो हरफ हरफ तब तो वो एग्जीक्यूट हो। कहानी ही थी, तब तो वो नहीं, कहानी ही लग रही होगी। देखिए पापा साहब होता क्या है, इसमें नाज़रीन की कोई गलती नहीं है, मैं इनकी बिल्कुल कोई गलती इस मायने में नहीं मानता हूँ। देख होता क्या है, जब तक आप जो है एक धार्मिक चोला नहीं पहन लेंगे, जब तक आप जो है एक ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि भाई आप जो है आपको अप्रूवल मिलेगी, कोई जैसे उसका नस्ल और नब्ज का एक मामला होता है तो वो उसको भविष्यवाणी का रूप दे देगा, तो वो और एक और कोई लेडी है वो भी अपना भविष्यवाणी का रूप दे देगी। और बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे हमारे पंडित जी जो है वो भविष्यवाणियां करते रहते हैं। वो एक ग्रंथ खोल के बैठ जाते हैं और ग्रंथ खोल के बैठने के बाद वो भविष्यवाणी लोगों को बताते हैं, लोग उसे मान लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है पावा साहब, यहाँ पर ये होता है कि कोई बुद्धिजीवी जब कोई अपना विश्लेषण, अपना शोध, अपना थीसिस किसी सब्जेक्ट पर लिखता है, उसको लिखने के बाद इनमें से कुछ ऐसे ही वो जो कुछ पेशन गोई करने वाले मौलाना होते हैं, कुछ पंडित जी होते हैं, कुछ पादरी और कुछ धार्मिक इस तरह के लोग होते हैं, वो एक अजीब सा ड्रामा करते हैं। मतलब जैसे उनकी ईश्वर के साथ सीधे कनेक्टिविटी हो गई हो, जैसे उनको बड़े इल्हाम हो रहे हों। असल में उन्होंने किसी बुद्धिजीवी का विश्लेषण या तो बातचीत की होती है या पढ़ा होता है, तो वो उसको इस तरह से जो है कुछ मंत्र पढ़ के कुछ जो है वो मंत्र अपनी जगह सही होंगे, बाकी चीजें आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं तो लोग भी समझ लीजिए, हम भी एक काम, आपको भी ऐसा है सर। समझा रहा हूँ जनाब। हाँ हम भी एक काम करते हैं, एक बड़ी अच्छी सी दरगाह बनाते हैं, दरगाह पंडित वाहिद नसीम, और नहीं रोजा नहीं, शरीफ बना के। अच्छा, जैसे ठीक आपने ठीक अभी कहा कि जो छोटे छोटे देश हैं, तो मैं हाँ आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। छोटे देश होने का मतलब ये तो नहीं है कि देश कमजोर हो गया। जैसे नेपाल देखिए को हम अभी तक हाँ नेपाल को हम बहुत छोटा सा देश कहते रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि उसी नेपाल ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना के रख दिया। नहीं नहीं नहीं, चाहे वो अभी उसने अभी नक्शे आपके बदले, कुछ किए। इजराइल है वैसे ही, उसे भी बहुत छोटा सा देश माना जाता है,
लेकिन अपने आप में दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो छोटे बड़े की बात से आवाज साहब, मैं जी सुन लिया आपकी बात। मतलब आपके नाज़रीन हालांकि मुझे फिर गालियां देते हैं बहुत कि आप उनको बोलने नहीं देते हैं, पर मैं समझ तो ली ना आपकी बात क्या कहना हाँ चाहते हैं। देखिए हाँ, तो आप जनाब, बात उसका ये थोड़ा सा जवाब दें। जनाब देखिए, मैं जवाब देता हूँ। वो बात को कंप्लीट करते हुए आपकी इस बात का भी इसी अंदाज में जवाब दूंगा। देखिए सुनिएगा जनाब, बात ये है बहुत सिंपल तौर पर कि मैं ये कह रहा था कि जब वो उन बातों को लोगों को बता दिया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मैं हदीसों से इनकार करता हूँ, किसी के मंत्रों से इनकार करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उन बातों को आप पढ़िए, आप समझिए, आप खुद समझिए और समझने के बाद जो जो इस वक्त मौजूदा हालात में चल रहा है उसे कैलकुलेट करिए। इतिहास को आप अच्छे से जानते हैं, वो समझिए। उसके बाद आप फैसला करिए कि जो जिस संदर्भ में आपको बताया जा रहा है वो कितना सही है। ये बात तो यहाँ खत्म है, इस पर लंबी बात करूंगा मैं जरूर पवार साहब के साथ में कि आखिर ये खेल कैसे और क्यों खेला जा रहा है और कैसे मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मैंने 4 नवंबर को जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। जुलाई में मैंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा था, 2019-20 के मेरे अंदेशे। उसमें जो हरफ ब हरफ लिखा है और आखिरी लाइन पढ़िएगा तो जहां आज आप खड़े हो, इस पूरी कहानी का अंजाम तक मैंने लिखा हुआ है उसमें। जो 2019 और 20 को अंदेशे की बात की है। इतना ही फर्क है जनाब कि आप लोगों का साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। एक दुनिया में विश्लेषण ही किया जा सकता है। कोई भविष्यवक्ता नहीं होता, मैं भी भविष्यवक्ता नहीं हूँ। उस उन ड्रामों पर मत जाइए कि कोई ड्रामा करके आपको बताएगा ये पेशेंट गोई है। ये सब झूठ होती आई है और झूठ होती रहेंगी। आप साइंटिफिकली विश्लेषण कीजिए, गणित लगाइए, मोमेंट देखिए, चेस के मोहरों को कैलकुलेट करिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। और हमारे प्रोग्राम करने का, मेरे और पावा साहब का यही मकसद होता है कि हम आपको चेस के खेल के मोहरों के नाम बताएं, उनकी चाल बताएं, उनका अंजाम अपने आप ही खुद निकाल लोगे। तो हम इसी तरफ कोशिश कर रहे हैं। अब पावा साहब ने नया जो है मुझसे पूछ लिया है कि अगर वजीर यहाँ से हिला है तो अब इसका अंजाम क्या होगा। और वो जो प्यादे हैं उनको आप प्यादे क्यों मान रहे हो, वो भी आगे चल के वजीर बन जाते हैं अगर वो मारे ना जाएं और एंड की चाल तक पहुंच जाते हैं। तो वो बड़े होकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो वजीर बने, घोड़ा बने, ऊंट बने, क्या बने। तो ये पूरा है कैसी। तो पावर साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं जनाब, समझिएगा कि आप ये मानते हैं फिलहाल के ये जो छोटे देश, जिन्हें मैंने छोटे देश कहा है, वो इसलिए कहा है कि युद्ध अब 5th और 6th जनरेशन में लड़ा जा रहा है। दुनिया ने अभी तक ये किया है कि अपनी जो मिलिट्री है उसकी काउंटिंग बढ़ाने की बात की है। चाइना ने 2 साल पहले अपने 3 लाख फौज घटाई है, बढ़ाई नहीं है। उसकी दैट इज जगह इम्पोर्टेंट। मैकेनाइज लेकर आया होगा। जी हाँ, यानी कि जो जिसके साथ लगातार युद्ध का तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि उससे पहले ये बात सब जानते हैं कि चीन को अमेरिका द्वारा, अमेरिकी नीति द्वारा घेरा जाएगा। और उसके बावजूद अगर उसने 3 लाख फौजियों को कम किया था तो इसका मतलब ये है कि आप मैन टू मैन जो है, कम से कम ये युद्ध नहीं लड़ा जाना है। और यहाँ पर तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक हम छोटे बड़े देश की बात करें तो आप जानते हैं कि इजराइल में भी 85 लाख लोग रहते हैं और जमीन का टुकड़ा तो वो इतना छोटा है कि आप मतलब 1.5 घंटे में आप पूरे देश का सफर कर सकते हैं, इधर से परली तरफ निकल सकते हैं। तो वो बहुत लंबा है नहीं है, क्योंकि वो अगर उसकी वैड्थ में आप जाएं तो आप 1 से 1.5 घंटे में पूरा देश इधर से उधर पार कर सकते हैं। बात देखिए, सवाल ये है कि जो एक ये देश हैं, इनको ये समझ लीजिएगा कि सब लोग चीन के साथ ही कारोबार करना चाहते हैं। चाहे जितने भी हैं उनकी उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी चीन के साथ कनेक्टेड है। मगर वो अमेरिका के भी जो एक जो उनकी आवाम की फ्रीडम्स हैं, उनके इन्हीं सभी देशों के लोग अमेरिका में काम करते हैं। अमेरिका अभी तक इस दुनिया की 40% जो अर्थव्यवस्था था उसको होल्ड करता था। तो ये तमाम इंटरेस्ट तमाम देशों के जुड़े हुए हैं। लोग अमेरिका को भी छोड़ना नहीं चाहते थे और चीन के साथ भी सस्ते की वजह से बाजारों ने कनेक्टिविटी करके अपनी आपूर्ति करके जोड़ लिया है खुद को। और अब उनका छूटना भी बहुत आसान नहीं है। तो जहां तक ये तनाव बैठकें वियतनाम और ताइवान है, ये सब भी चलती रहेगी।
ये मैंने बहुत पहले भी लिख दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अमेरिका के बेड़े आ रहे हैं, उन्होंने रिहर्सल किया है, यहाँ पर अभी वो सीधे चीन पर अटैक कर देंगे, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल कहीं से मैं नहीं देखता हूँ। ये देश जो छोटे-छोटे हैं, इन देशों में अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान और दूसरे सीरिया और जहाँ-जहाँ से अभी उनको विथड्रॉ करना है, इन देशों में ज़रूर उनके ठिकाने बनाए जा सकते हैं और अपने हितों को साधने के लिए, अपने बाज़ार को बनाए रखने के लिए अमेरिका कोशिश करेगा कि इन सब छोटे-छोटे देशों का इस्तेमाल करे, इन्हें अपने कंट्रोल में ले ले। और यहाँ एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि चीन जो है कोई आज की तारीख में जब 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 इसने पहली बार ये कहा था कि हम अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें हमने चेतावनियां दी थी कि चीन आने वाले दिनों में अपनी फौज, अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। अब इस पर ये आपके कूटनेता, आपके राजनेता, आपके देश कितना संभलते हैं, ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं ना। अभी आपने ग्लोबल टाइम का जिक्र किया और उसके हम्म, सामने ही हम जिक्र कर रहे हैं अमेरिकन थिंक टैंक का, काउंसिल ऑन हम्म, फॉरेन रिलेशंस का और हम्म, माइक पॉम्पियो का। तो अभी हाँ जी। ग्लोबल टाइम्स का कल का एक आर्टिकल है जिसमें वो हम्म, लिखता है कि चीन के पास एंटी एयरक्राफ्ट कॉरियर को डिस्ट्रॉय करने के व्यापक हथियार हैं। तो हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम चीन एग्रेसिव हो रहा है। और अगर चीन आक्रामक रुख अपना रहा है तो एक चीज और एक सवाल रह जाता है, जैसे मैंने कहा कि वियतनाम का कोई बयान नहीं आया, तो इसके हम्म, सामने एक जो दूसरा सवाल है कि जो क्वाड्स कंट्री बनी है अमेरिका के साथ, जिनमें हम 4 हम्म, देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसमें जापान और भारत को बड़े देश माना जाता है बकौल आपके। जी। लेकिन हमारे सामने दोनों बड़े देशों के सामने अगर हमारे सामने पाकिस्तान का नाम आता है, तो हम्म, जापान के सामने नॉर्थ कोरिया का नाम आता है। और बड़ी हम्म, हैरानी की बात है कि दोनों ही देश इस टाइम चुप हैं। नॉर्थ कोरिया का भी कोई बयान नहीं आया, जबकि वो उसका तो काम ही ये है कि वो मिसाइलें छोड़ के जवाब देता रहे या बड़े आक्रामक रूप से बात करता रहे। और पाकिस्तान के देखिए, साथ तो हमारे जो संबंध है सबको पता है। फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन की वार, मेरा यहाँ कहने का मतलब यही था कि पिछले एक तवील मुद्दत से पश्चिमी जगत ने मीडिया को अपना हथियार बनाया और मीडिया से हवाएं बनाई गई। मीडिया से हवा बनाने का मतलब ये होता है कि आप जो है एक एक जो अवाम है उसमें अपना एक रुख चेंज कर लेते हैं, जो जनता है उसको आप एक रुख दे देते हैं और जो इसकी जो मीडिया की जो असर होता है। देखिए, लगातार पाकिस्तान की आईएसआई के हेडक्वार्टर में, कभी प्रधानमंत्री के दफ्तर में, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी बाजवा हैं, सारे के सारे वो सब उनके साथ लगातार उनकी मीटिंगें हो रही है, आईएसआई के साथ मीटिंगें हो रही हैं, बाकायदा वो मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे इस तरह की एक्टिविटी जारी है, सरहदों पर उनके बयान भी है। मगर चूंकि जो मीडिया देखा जा रहा है, जहां देखा जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है और बस अब युद्ध होने वाला है और फटाफट चीन के साथ मिलेंगे, और वहां की जनता को ये दिखाई दे रहा है कि बस भारत को अब 2 मिनट में फना कर दिया जाएगा। भारत को ये लग रहा है, भारत की जनता को जो है कि वो बस कल चीन जो है हमारे कब्जे में होगा, परसों समंदर भी हमारा और हम विश्व गुरु हो जाएंगे। तो ये मीडिया जो अब एक शक्ल देता है ना, बेसिकली जनता को, बिचारी को उतना ही पता होता है, उनको बेचारों को कहाँ पता है कि ये सब झूठे लोग हैं। ये जो मीडिया है दरअसल ये एक हथियार है झूठ का, प्रोपेगेंडा का। मीडिया सच बोलता ही नहीं है, वो चाहे सच बोलेगा पाकिस्तान तो का आपको मीडिया हो, कौन सुनेगा हिंदुस्तान सर। का मीडिया हो, अमेरिका का मीडिया हो, चीन का मीडिया हो, तो ये सब कुछ वहां झूठे लोग हैं। ये सिर्फ अपने अपने समर्थन के लिए, चीजों के लिए झूठ बोलते हैं। अब लोगों को ये झूठ ही सच लगता है, और जो लिख कर प्रूव करके सच बोलते हैं उनके सामने आप कहीं ज्योतिषों को ढूंढ लाते हो, तो कहीं वो बता समझते हो कि कोई बहुत बड़े आलिम चैनल का, जो फाजिल भी है लोग। यार, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मेरा काम बताना है, वो समझना ना समझना तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा है ही वैसे नहीं। वो तुम्हें अच्छा वैसे लगे तो सर समझे, नहीं लगे तो नहीं हाँ, समझे जी। वैसे सर आपको मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर जी, मीडिया सच बोलता तो शायद आपको कोई सुनने नहीं आता, फिर तो उन्हीं की हाँ, सुन नहीं लेते। नहीं, अभी मुझे कोई आपको सुनने नहीं आता, माफ करना, माफ करना। हाँ, देखिए, एक बात समझिएगा,
आप अभी एक झूठ फहराइए, कुछ भी झूठा एक टाइटल बनाइए, टैग बनाइए, लाखों लोग आपको 2 घंटे में व्यू कर लेंगे। अच्छा, एक एक सवाल दो, अब मेरे ख्याल समय भी बहुत कम रह गया है, तो ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे। एक तो सवाल है हमारे दर्शकों का, एक हमारे दर्शक हैं फैजल खान और रेहान अली साहब। तो इनका सवाल है डील ऑफ सेंचुरी का, कि वो होगा नहीं होगा या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूं, जैसा कि समाचार आ रहा है, राम माधव बीजेपी के महासचिव हैं और कहा जाता है कि संघ की तरफ से यही बीजेपी को टैकल करते हैं या डील करते हैं। इन्होंने संकेत दिया है कि 370 धारा को ये लोग दोबारा से लगा सकते हैं या दोबारा से पिछली परिस्थिति में आ सकते हैं। इससे पहले ये समाचार था कि चीन की पहली डिमांड यही थी कि वो 370 को लेकर कश्मीर और लद्दाख की पुरानी स्थिति को लेकर आए। आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल, मुझे कतई संभव नहीं लगता है। उसकी बहुत सीधी सी वजह यह है, पावा साहब आप समझिएगा, कि अगर मौजूदा भारत की सरकार के पास एक ही टैग बचा है, उस टैग का नाम है 56 इंची। बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, 56 इंची एक टैग है, अचीवमेंट है जो बचा है। इसके अलावा आप अर्थव्यवस्था को लेकर, आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमी डेवलपमेंट, किसी भी चीज को अगर आप लेंगे, सब चीज फेलियर नजर आता है, मैनेजमेंट फेलियर नजर आता है। अभी भारत की तमाम उस जनता की उम्मीदें सिर्फ 56 इंची पर टिकी है और उसी पर मुनस्सर है, उसी पर प्रेम है, उसी पर वोटें मिल रही हैं। ये 56 इंची के मकसद बहुत हैं। 56 इंच सिर्फ एक 56 इंची सीमाओं के पार नहीं है, ये 56 इंची सीमाओं के अंदर भी है। जो लोग गफलत में है वो गफलत में न रहें, याद रहे, मेरी बात को नोट कर लेना। वो 56 इंची सिर्फ सरहदों के पार नहीं है, वो सरहदों के अंदर भी है, और जो सो रहा है वो गलतफहमी का शिकार है। नाजरी देखिए पावा साहब, आपको बता दूं कि अगर आप 370 की बात समझते हैं, अगर 370 हटा दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो भी चुनाव होने वाले हैं, ये आखिरी 56 इंची अचीवमेंट जो है वो 6 इंच में बदल जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता बर्दाश्त कर पाएगी, ये पार्टी बर्दाश्त कर पाएगी। दूसरी बात जो है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने पाकिस्तान और चीन के दबाव में 370 को बहाल कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने जो भारतीय हिस्सा है वो छोड़ दिया और चीन की तरफ अपनी फौजें हटा ली। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि फौजों को हटाना, बैकआउट करना, चीन पर अपनी एक इंच जमीन छोड़ना, 370 को बहाल करना, ये सब कुछ इस सरकार के बस की बात है ही नहीं। तो इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी ने, सुनिएगा, पार्टी ने चुनाव लड़ने हैं। इसका एक आखिरी रास्ता है, ये तब किया जा सकता है कि आप भारत में कभी चुनाव नहीं होंगे इसकी घोषणा करें, देश में इमरजेंसी या फिर सिस्टम जो है ऐसा नाफिज करें कि आप जो है 10-5 साल चुनाव की बात छोड़ दें या सारी उम्र चुनाव की बात छोड़ दें, तब आप किसी भी तरह के फैसले ले सकते हैं। अगर भारत में लोकतंत्र है तो ये सरकार इस फैसले को ले ही नहीं सकती। ये मेरा फाइनल कमेंट है। तो मतलब आप स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं कि देश से बड़े चुनाव हैं और चुनाव से बड़ी पार्टी है। हालांकि 370 बड़ा युद्ध कश्मीर और 370 को लेकर इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम करेंगे। बहुत से सवालात हैं। एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों का था, आप क्या सोचते हैं, डील ऑफ सेंचुरी खत्म हो गई या कोई उम्मीद है? देखिए नाजरीन, जो जिन भाई ने, मैंने भी वो सारे कमेंट पढ़े हैं और कोशिश करेंगे कि हम जो इम्पोर्टेंट हो और उनके जवाब दिए जाएं। तो डील ऑफ सेंचुरी की बात यह है कि डील ऑफ सेंचुरी एक मसौदा है जो अभी लंबे समय तक चलता रहेगा। इस पर कुछ लोगों की सहमति होगी, कुछ लोग इसमें असहमत हो जाएंगे। ये एक मतलब फुटबॉल की तरह इधर उधर घूमता रहेगा, कुछ पर सहमति होगी, कुछ पर नहीं होगी। याद रखिएगा कि दुनिया के जो खेमे हैं ये बदलते रहते हैं, सत्ताएं बदलने के साथ नीतियां बदलती रहती हैं। और कोई भी, मैं पहले प्रोग्राम में आपको बताया था, आप लोग समझते हैं कि सब कुछ मजहब के लिए हो रहा है, दरअसल चंद लोगों का खेल होता है। याद रखिएगा कि जो डीप जगत के लोग हैं, जो डीप वर्ल्ड स्टेट के लोग हैं, उनमें मुस्लिम जगत के कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं
जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, यानी कि वो भी उन मल्टी मिलियन में सबसे ऊपर आते हैं, जो वो यहूदियों के साथ बैठते हैं, जो कुछ उनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन है मैं भी नहीं जानता हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ये जितने प्रोजेक्ट आप कहते हैं इल्यूमिनाती चला रहा है, आप कहते हैं यहूदी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, आप ये मत भूलिएगा कि आप ही के बहुत बड़े मुश्किल स्टेक होल्डर जो हैं, फाइनेंसर, इसमें पैसा लगाने वाले लोग आप ही के मुसलमान हैं। वो भी जब राय अम्मा में आते हैं तो हदीसें सुनाते हैं और कहानियां सुनाते हैं, तो माफ करना, आप अवाम हैं, अवाम बने रहें, हदीसों को, कुरान को अपने मामले में पढ़ें, और अगर आपको कोई टेस्ट लेना है तो जाएं, अब जिसे आप सबसे बड़ा आलिम मानते हैं उसके पास जाएं और उससे पूछें कि जो आप शुक्रातोस, अफलातून और जो है दिमाक्रातिस को आप इनके अंग्रेजी नाम बताएं और इनके काम बताएं, जबकि उन्होंने मौलवियत और मुफ्ती के कोर्स में ये सब पढ़ा होता है, मगर वो इन कैरेक्टर्स के बारे में, इनको क्यों शामिल किया गया, वो कौन थे और क्यों थे, उनके अचीवमेंट क्या, कि कुछ नहीं जानते। तो इसलिए आपको बताता हूं कि आप आधुनिक दुनिया में ज्यादा बेहतर दुनिया को समझते हो, आप खुद पढ़िए, और फिर अगर आपको लगे तो इन सब के मतलब और मकसद मैं आपको जरूर बताऊंगा। हम साइंटिफिक, हम मजहबी बात ही नहीं करते, हम साइंटिफिक बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और समझाते हैं। और जितनी पेशन गोइयां आपने आज तक सुनी होंगी, उनमें से 90% झूठ निकली होंगी, और वाहिद नसीम ने जितने आर्टिकल लिखे हैं उनमें से 99.9% आपको हुए होंगे, होते रहे होंगे। आगे आपने देखा है कि अभी तक हुए हैं, आगे की बात अल्लाहु अलम, क्योंकि मैं खुदाई दावा नहीं कर सकता आगे सच होंगे कि नहीं होंगे, मगर आगे जो होना, जो पीछे लिखा है वो आगे होने जा रहा है। कहीं अमन शमन होने वाला नहीं है, कोई फैसला होने वाला नहीं है। आप, दुनिया बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, मान लीजिएगा, तो आप अपनी तैयारी भी उसी तरह से रखिए, चीजों को समझे। बाकी पावा साहब जाने और आप जाने, हम तो चलिए सर, आपका फकीर बहुत हैं और अपनी बहुत फकीरी में मस्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम तो हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम के लिए आपसे कुछ सवाल अभी से बता देते हैं। एक कार्यक्रम हम करेंगे कश्मीर घाटी पर और कश्मीर प्रॉब्लम को लेकर, इसका क्या सॉल्यूशन है, जिसमें पीओके हमारे पास आना है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे पास आना है, और घाटी में हमने अमन शांति कायम करनी है। दूसरा एक स्पेशल प्रोग्राम मैं चाहूंगा, जो कल एक आर्टिकल छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें 4 उसने विकल्प दिए हैं भारत चाइना युद्ध के बीच में, जिसमें से एक विकल्प तो ये है कि हम जहां जो स्थिति है इसी को मान लें और हाथ जोड़ के पीछे हट जाएं और सोचें कि चलो यार धीरे धीरे बातचीत करते हुए कहते रहेंगे, आगे हट जाएं। दूसरा विकल्प उसने दिया है कि हम अपनी सेनाओं को आदेश दें, वो आगे बढ़ें और फिंगर 4 को भी जीतते हुए अक्साई चीन पर पहुंच जाएं। तीसरा विकल्प उसने दिया है कि हम अपने एयर डिफेंस को करके, एक्टिव करके, और उन सब बंकर्स को और चाइना के जितने कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, और उसके बाद बात करें कि हाँ भाई अब बता क्या करना है। चौथा विकल्प उसका है कि जहां चाइना की फोर्सेस कमजोर हैं, जिस बॉर्डर पर, चाहे वो सिक्किम है, अरुणाचल है, या कोई भी है, या उत्तराखंड है, वहां पर हम अपने उसकी जमीनें कब्जा करके और फिर टेबल पर आए। तो हम इस विषय पे भी पावन साहब, एक मिनट आपको बताऊं, ये जो आपका बंदा है, कौन कौन सा अखबार का आपने नाम लिया, लिखा है? इंडियन एक्सप्रेस में। ये मतलब बड़े बड़े नाम। देखिए नाजरीन, आप लोगों को एक बात तो समझ लेनी चाहिए, इत्तफाकन लाइट भी भाग गई है तो अंधेरे में ही बात करेंगे, बात भी मैं बेहूदगी से जैसी कर रहा हूँ। तो नाजरीन आप समझिएगा, बाबा साहब बेचारे कह रहे हैं कि 4 विकल्प दिए हैं, जबकि आप इसको गौर से समझिएगा, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है कि उसने 2 ही विकल्प दिए हैं, यानी या तो पीछे हट जाओ या फिर युद्ध करो। मतलब तुम आगे बढ़ोगे, पीछे बंकरों में बढ़ोगे तो भी युद्ध कहते हैं, आप फिंगर 4 पे बढ़ोगे उसे भी युद्ध कहते हैं, दूसरी जगह से घुसोगे उसे भी युद्ध कहते हैं, या फिर छोड़ के पीछे हटना। अरे भाई सीधे बोलो, या तो पीछे हट जाओ या तो आगे बढ़ जाओ। ये क्या कहानियां सुनाते हैं, कौन से अखबार और क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप उसको बताने लगते हैं। आप उसको भी जो है ABCD कर सकते हैं, 2 हिस्से बना के। हाँ तो उस पर ABCD फर्दर बोलिए आप उसके। ये तो ये मिलिट्री जनाब, ये मिलिट्री के अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है, सरकार का काम है कि वो खुफिया एजेंसियों का, हमारे डीप स्टेट का काम है
कि कहाँ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। आप जो है विकल्प खोल के बताएंगे युद्ध में कि अच्छा यहाँ से घुसना चाहिए, वहां से आना चाहिए। अजीब मजाक करते हैं लोग, आर्टिकल बन के बुद्धिजीवी बन जाते हैं। माफ कीजिएगा साहब, हम फकीर बहुत अच्छे हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों से माफी, और ऐसे इनके रीडर से भी माफी जो जो इन लोगों को महान समझते हैं, माफ कीजिएगा। तो हमारे डीप स्टेट तो आप ही हैं। चलिए नहीं साहब, फिर मिलते हैं, फिर किसी मौजू पे बात करते हैं। इंशाल्लाह हम चलिए, जरूर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह शब्बा खैर। खुदा हाफिज।